everyone, this is Vivek Paul and you are watching संकल्प एजुकेशन जामताड़ा. So welcome back to our physics class. हम लोग ऑलरेडी वेक्टर कंप्लीट कर चुके हैं विथ प्रॉब्लम्स, बट आज स्पेशली प्रॉब्लम का एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करेंगे, वो भी बोर्ड लेवल से स्टार्ट करके लेवल अप तक चलने का कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पहला सवाल एकदम बेसिक से लिए है, जो डेफिनेशंस वगैरह आप पढ़े हैं उससे. प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल ऑफ वेक्टर, जो भी आपने वेक्टर के बारे में फंडामेंटल कंसेप्ट्स को कैरी किया है उसके बारे में सवाल है. पहला सवाल देखिएगा, बहुत सिंपल सवाल. हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जिसके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट है, कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए. ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए. क्लियर है कि नहीं? तो कितना वेक्टर को आप ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और तीनों क्या होना चाहिए, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में होना चाहिए. बताइए, ये तो बेसिक बातें हैं. 3 मिनिमम 3 होना चाहिए. a प्लस बी प्लस सी वेक्टर है इज इक्वल टू 0 होगा. याद रखिएगा, मिनिमम 3 होना चाहिए. जैसे कि एक वेक्टर हमने ऐसा लिया, एक वेक्टर हमने ऐसा लिया, और एक वेक्टर हमने ऐसा लिया. देखिएगा ध्यान से, कोई बच्चे यहां से ऐसे ले लेता है, ऐसे ले लेता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा. हम रिजल्टेंट वेक्टर नहीं निकाल रहे हैं. आपको अगर क्या करना है, तीनों को ऐड करके क्या करना है, जीरो करना है. तो तीनों क्या होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, एक ही ऑर्डर में होना चाहिए. ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तीनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. मिनिमम कितना होना चाहिए, 3. आप बोलेंगे सही 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा जरा बताओ हमको. जीरो कैसे हो सकता है ये, नहीं ना. स्टार्ट जहां से कर रहे हो एंड वहीं पे होना चाहिए. इसका मतलब 3, मिनिमम 3 वेक्टर होना चाहिए. आप 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो. सवाल में यहां क्या बोला है, मिनिमम नंबर. तो मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए, यहां पे 3 होना चाहिए. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है. चलिए, और बोला था कोप्लेनर, एक ही प्लेन में. ध्यान रखिएगा, एक ही प्लेन में हम सब बना रहे थे, कोई और प्लेन में नहीं गए थे. ये XY प्लेन है मान लीजिए. आगे बढ़ रहे हैं. A hall has the dimensions 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर. ये एक हॉल है साइज का. A fly starting at one corner ends up at a dimensionally opposite corner. एक कॉर्नर से एक फ्लाई स्टार्ट करता है चलना, और डायमेंशनली ऑपोजिट कॉर्नर पे जाकर के क्या करता है, वो रुकता है, एंड अप करता है. What is the magnitude of its displacement? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो अगर बेसिक से समझाएं तो देखिए, एक हॉल बनाने का कोशिश कर रहे हैं. हॉल के जैसा लग रहा है कुछ, ठीक है. इसका डायमेंशंस को देखें. एक है क्या है, 10 मीटर, ये है मान लेते हैं 10 मीटर. दूसरा क्या है, 12 मीटर, ये वाला मान लेते हैं 12 मीटर. ये जो हाइट है इसको मान लेते हैं 14 मीटर. तो डायमेंशन कंप्लीट हो चुका है. ये 10 मीटर है तो इसके पीछे वाला भी 10 मीटर, ये 12 मीटर है तो इसके पीछे वाला भी 12 मीटर. ये हाइट अगर 12 मीटर है तो जितने भी हाइट्स आपको दिख रहे हैं सभी, सॉरी 14 मीटर है तो सभी 14 मीटर. ये हॉल का हमने डायमेंशन बना दिया. अब क्या बोल रहा है समझिए. एक फ्लाई है जो एक कॉर्नर से चलना स्टार्ट करता है. किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ लीजिए. कौन सा कॉर्नर पकड़ना है, कोई भी एक कॉर्नर को पकड़ो, यहां पे पकड़ लिया. यहां से चलना शुरू कर रहा है, और कहां पर जाकर के रुकेगा, डायमेंशनली ऑपोजिट कॉर्नर पे जाकर रुकेगा. डायमेंशनली ऑपोजिट कॉर्नर कौन सा है, ये वाला है क्या, नहीं. ये वाला है क्या, नहीं. ये वाला है क्या, हाँ नहीं है. ये वाला है क्या, हाँ. इसके जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पे जाकर के ये रुकेगा, इस कॉर्नर पे जाके. और आपको क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, इसका मतलब है. अरे समझ में आया कि नहीं आया, क्या करोगे जरा बताओ. क्या यहां पे कोई ट्राइंगल बन रहा है, अगर इन 2 लाइंस को मिला दिया जाए, यहां पर अगर ये 2 लाइंस को ऐसे मिला दिया जाए तो क्या कोई ट्राइंगल बन रहा है, नो सर. ट्राइंगल तो तब बनेगा जब ये 2 लाइन को आप मिलाएंगे पहले. यस और नो. अरे समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो. अगर ये 2 लाइन को, ये 2 पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो नीचे आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना आराम से, क्योंकि ये पता है तो ये पता हो जाएगा. अगर ये पता हो जाएगा बच्चा तो ये आपको पता है कि नहीं है, ये पता है, और ये पता हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसको निकाल लोगे. फिर समझ में आ रहा है, मतलब 2 स्टेप में सवाल बनेंगे. पहला स्टेप में एक काम कीजिए, नाम दीजिए इसका A
इस कॉर्नर का नाम दीजिए बी, इस कॉर्नर का नाम दीजिए सी, इस कॉर्नर का नाम दे दीजिए डी। असल में एक्चुअली में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है एडी कितना है, समझ में आ रहा है। लेकिन एडी आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं, आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले एसी निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस लगा लो यार, यहां पे समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस लगा सकते हैं हम। क्लियर है कि नहीं है। तो हम निकालने जा रहे हैं पहले AC। AC इज द हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ा जो लेंथ है ये है, और AC कितना हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट अंडर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अरे पाइथागोरस लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा ना सर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे AB हो गया आपका 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और BC हो गया 12 का स्क्वायर दैट इज 144, ये हो गया आपका। तो यहां से क्या निकल कर रहा है, 244 आ रहा है, यस और नो, रूट अंडर 244, ये निकल के आया AC। क्लियर है। अब आपको AC निकल चुका है, आपको CD पता है, तो क्या आप AD नहीं निकाल लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू हो जाएगा आपका ना AC का स्क्वायर प्लस ये AC हो गया प्लस CD का स्क्वायर रूट। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे आपको AC दिख रहा है, AC क्या है ना, AC ये वाला है सर जो कि आपने पहले निकाला है। AC का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 244 हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर है, और प्लस CD आपको दिख रहा है यहाँ पे, CD कितना है 14 है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 14 का स्क्वायर कितना होता है, 4 टू जा नहीं 4 जोक 16 76 में 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 1 का स्क्वायर दैट इज 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, यहां हम डायरेक्टली लिखने जा रहे हैं 196। अब इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, ऐड करके 6 और 4 10, 0 हतर में 1, 9 और 1 10 और 1 4, 4 हतर में 1 2 और 1 3 और 1 4, 440 कितना आ रहा है, रूट अंडर 440। किसी का स्क्वायर रूट है क्या, 440 किसी का स्क्वायर रूट है क्या, नहीं है, किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। यहाँ 20.97 मतलब लगभग 21 आ रहा है, यस और नो। तो 21 ऑप्शन किसमें है, डी में है। ये देखिए लगभग आएगा 440, कैलकुलेशन का ही मिस्टेक नहीं है ना, सब कुछ ओके है। 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, हाँ सही है, ठीक है। 244 हो गया, 244 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर 244 यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे 196 ही होगा, ठीक है। ऐड कर रहे हैं 4 4 10, 0 हतर में 1, 9 और 1 10 और 4 14, 4 हतर में 1 2 और 1 3 और 1 4, 440 हो रहा है। तो इसका मतलब ये लगभग जो है 21 होगा, 21 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 21 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 21 मीटर। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें अगर करेक्ट डिसीजन लेना है तो यही ऑप्शन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली 21 तो नहीं है, बट ऑप्शन में कुछ और है ही नहीं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़े, चलिए ध्यान। जो हमने ये सवाल बनाया अभी, इसका एक अल्टरनेट मेथड वेक्टर का यूज करते हुए, वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं और वेक्टर का यूज ही नहीं हुआ अभी, तो वेक्टर का यूज करते हुए इस काम को करते हैं। देखिएगा, एक हॉल का डायमेंशन ये दिया हुआ है, तो हॉल आपने बनाया था अभी, सेम बना देते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा हॉल, ठीक है, समझ में आ रहा है। और डायमेंशन दिया हुआ है का मतलब ये है कि 10 मीटर है, मान लेते हैं ये 10 मीटर है, ये कितना है 12 मीटर है, और ये हाइट मान लेते हैं 14 मीटर है, जो कि अभी थोड़ा देर पहले समझाया, फिर से नहीं समझा रहा है। क्लियर है। वेक्टर जो फ्लाई है यहां से स्टार्ट हो रहा है, मान के चल रहे हैं, और इंड हो रहा है यहां पे। आप यहां से भी मान सकते हैं, तो यहां पे इंड कीजिएगा, यहां से मानेंगे तो यहां पे इंड कीजिएगा, कहीं भी कीजिए, आपको फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन माने, इस चीज को हम क्या मान रहे हैं, एक्स डायरेक्शन, ये जो आपको डायरेक्शन दिख रहा है ये आपको मानना चाहिए क्या, वाई डायरेक्शन, और जो ऊपर जा रहा है उसको आपको क्या मानना चाहिए, जेड डायरेक्शन। या फिर अगर ऊपर जा रहा है इसको अगर वाई मानेंगे आप, जो कि आप मानते हैं हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा फिर जेड डायरेक्शन। बोले क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा। सो यू हैव 3 एक्सिस हेयर। आप अगर सिंपल लिखना चाहें तो देखिएगा, इसको एक्स माना आपने, इसको वाई माना आपने, और जेड इसको नहीं मान के इसके अंदर वाला डायरेक्शन को माना है जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दिख रहा कितना है 10 मीटर, वाई डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दिख रहा है 14 मीटर, और जेड डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दिख रहा कितना है 12 मीटर। ये जो 12 लिखा हुआ है ये किसका मैग्नीट्यूड था, ये वाला लाइन का 12 मीटर।
क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहां से फाइनल पोजीशन, दिस इज इनिशियल वन, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ द फ्लाई, एंड दिस इज फाइनल पोजीशन ऑफ द फ्लाई। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको पता है, इनिशियल टू फाइनल के बीच का ही डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो डायरेक्टली इस चीज को कैसे निकाल सकते हैं, आपको पास तीन वेक्टर दिख रहा है, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, एक साथ लिखिए तीनों को। तीनों को कैसे लिख सकते हैं, विथ डायरेक्शन अगर लिखना है तो 10 मीटर एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप, 12 मीटर वाई डायरेक्शन में मतलब जे कैप, और 14 मीटर जेड डायरेक्शन मतलब के कैप। लेकिन यहां पे माइनस लिख सकते हैं आप, दिख रहा है ना, अंदर की तरफ आपने लिया है। अब अगर बाहर की तरफ लेते तो क्या होता है, प्लस होता, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, चिंता मत कीजिए। माइनस लिया हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन क्या लिखना चाहिए हमें, माइनस लिखना चाहिए, यस और नो। इस चीज का ही मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, काम बन जाएगा। यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं ना, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, यहां पे 100 हो जाएगा, यस और नो। और इसका स्क्वायर रूट तो छोड़ ही दी, स्क्वायर रूट लगाइएगा। क्लियर है कि नहीं, 100 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 और यहाँ पे 196 का स्क्वायर रूट। तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, 0 हतर में 1, 9 और 1 10 और 4 14, 4 हतर में 1, 1 2 3 4 440। ये भी लगभग किसके बराबर आ रहा है, 21 मीटर के बराबर आ रहा है। आपका कहाँ पर आया था, एग्जैक्टली आ गया था बोल रहे थे आप, 20.9। तो एग्जैक्टली आप बोल रहे हैं आ गया था, एग्जैक्टली नहीं आया है, इसमें भी एग्जैक्टली नहीं आएगा। समझ में आ गया है, क्लियर ना, समझ में आ गया है। ये भी एक तरीका है जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर व्हेन सी इज। पर ये जो भी लिखा हुआ है ये एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये जो भी है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो आई के पहले जो है उसको लिख करके स्क्वायर कीजिए, फिर जे के पहले जो है उसको लिख के स्क्वायर कीजिए, फिर के पहले जो है उसको लिख के स्क्वायर कीजिए। सी था तो सी का लिख के स्क्वायर किया, और इधर क्या करना होगा, स्क्वायर रूट। यही इसका मैग्नीट्यूड है। और हमें पता है अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म। क्लियर है कि नहीं। अब यहां से ये स्क्वायर रूट दिख रहा है, इधर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर हो जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट को हम छोड़ दे रहे हैं। और आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये भी छोड़ दिए, लिख लिख के मिटा रहे हैं, तो आप स्टेप वाइज आप लिखते चले जा सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये 1 स्क्वायर था, ये 1 स्क्वायर के पहले इधर स्क्वायर रूट था। क्लियर है कि नहीं। अब इधर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, लेकिन यहाँ पे 0.16 होगा, प्लस 8 8 64, 0.64 हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 और 4 10, 0 अतर में 1, 6 और 1 7 और 1 8, 8 पॉइंट इधर आ जा रहा है, 0.80 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहां से निकल के आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.80। तो यहां से निकल के आ जा रहा है सी स्क्वायर इक्वल टू 0.20। तो इसके आगे क्या होगा ना, सी इक्वल टू आ जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 0.20। देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। बहुत आसान तरीके से हमने इस चीज को सॉल्व कर दिया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है 100 कोप्लेनर फोर्सेस। कितना कोप्लेनर फोर्स है, 100 गो कोप्लेनर फोर्स है, ईच इक्वल टू 10 न्यूटन। सबका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन करके। ठीक है। एक्ट ऑन अ बॉडी, किसी एक बॉडी पे वर्क कर रहा है। ईच फोर्स मेक्स एंगल पाई बाई 50, ऑब्वियसली रेडियन में दिया हुआ है, विथ प्रीसीडिंग फोर्स का मतलब पहला फोर्स के साथ। तो मान के चलिए क्या बोल रहा है, एक फोर्स ऐसा है, ठीक है, और दूसरा फोर्स ऐसा है। इन दोनों के फोर्स के बीच का एंगल कितना बोला है, पाई बाई 50 है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे समझ में आ रहा है, क्लियर है। व्हाट इज द रिजल्टेंट
ऑफ द फोर्सेस। यहां दो फोर्स हमने लिखा है, ऐसा ऐसा कितना फोर्स है, 100 फोर्स है। तो यहां एक तो और फोर्स होगा, और ये फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा, फिर से π/50 होगा। फिर से ऐसे एक फोर्स होगा जो पहला फोर्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, π/50 होगा। फिर से ऐसा एक फोर्स होगा जो पहला एंगल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, पहला फोर्स के साथ π/50 बना रहा होगा। तो ऐसे ऐसे कितने बार होंगे, 100 टाइम्स होंगे, यस और नो, क्योंकि 100 टाइम्स फोर्स है, 100 फोर्सेस है। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है π/50, ये कितना बार आपको ऐसा लिखना होगा, 100 टाइम्स लिखना होगा। अगर 100 टाइम्स लिखना होगा तो आप देख पा रहे हैं जो टोटल एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2π रेडियन। 2π रेडियन का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, 360 डिग्री। अरे 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक क्लोज पॉलीगॉन बनेगा। ये क्या बनेगा, क्लोज पॉलीगॉन। ऐसा करते करते करते, ऐसा जाते 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 100 गो ऐसा होते होते होते, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। हमने 100 नहीं लिखा है यहां पे, 100 ऐसा जब बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एक क्लोज पॉलीगॉन। और आपको पता है, अगर दुनिया में जितने वेक्टर्स है सभी को एक प्लेन में रख दिया जाए और उसे एक क्लोज पॉलीगॉन बना दिया जाए, तो सारे वेक्टर्स का जो सम होंगे वो क्या होंगे, 0। तो वही तो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर क्या हो जाना चाहिए, यहां पे 0 हो जाना चाहिए। बात खत्म। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि एंगल यहां कितना आ गया, 360। इस बात का ध्यान रखिएगा, एंगल कितना हो जाना चाहिए, कंप्लीट सर्कल के बराबर, दैट इज 360 होना चाहिए। तभी तो एक क्लोज सर्कल बनेगा, एक क्लोज पॉलीगन बनेगा। अगर एक क्लोज पॉलीगन है, अभी थोड़ा देर पहले एक सवाल बनाया हमने, ट्राइंगल था, क्लोज ट्राइंगल था, इस वजह से उसका रिजल्टेंट क्या हुआ, 0 हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं, यहां एक क्लोज पॉलीगन बन रहा है, ट्राइंगल नहीं। 100 इसका साइड्स होंगे, लेकिन क्लोज है ना, ऑर्डर में है ना, एक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। ऐसा करते करते एक ही प्लेन में आएंगे और सबको मिलाकर के रिजल्टेंट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, विथ इंड पॉइंट्स। ऐसा वेक्टर है जिसका इंड पॉइंट्स दिया हुआ है 4, -4, 0 एंड -2, -2, 0। इंड पॉइंट्स है ये, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो आप क्या मानेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, स्टार्ट कहां से हो रहा है नहीं पता, ठीक है ना। तो लेट की ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे सवाल को, बहुत कॉम्प्लेक्स करके समझा जा सकता है। मान के चलिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इंड पॉइंट कहीं यहां पर है जो कि क्या है, 4, -4, 0। ऑब्वियसली ये नहीं होगा, आपको भी पता है। एक्स क्या है, पॉजिटिव है, वाई क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव मतलब नीचे होना चाहिए, हम यहां लिख रहे हैं तो आपको लगेगा कि गलत लिख रहे हैं, तो हम क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। मान के चलिए यही पॉइंट है जहां पे इंड हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग यहां पर है, एक और जगह कहां पर इंड हो रहा है, स्टार्ट यहां पे हो रहा है, इंड मान लो यहां पे हो रहा है, जो कि क्या है, -2, -2, 0। बात समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली यहां नहीं होगा, आपको पता है, हमें भी पता है कि माइनस में है एक्स भी और वाई भी माइनस में है, लेकिन हम मान लेते हैं कि कोई स्पेस में ऐसा 2 पॉइंट है। क्लियर है कि नहीं है, जो स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन पे, इंड हो रहा है यहाँ पे, ये एक वेक्टर शो करेगा, ये एक वेक्टर शो करेगा। क्लियर है कि नहीं। और क्या बोला इसका मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या करेंगे हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो आपको दिख रहा है एक्स कंपोनेंट 4, आपको दिख रहा है यहाँ एक्स कंपोनेंट -2, तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस ऑफ -2। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, 4 माइनस ऑफ -2। और इसका क्या करने वाले हैं हम, फिर स्क्वायर करने वाले हैं, फिर प्लस करेंगे, -4 -2 नहीं, -4 ऑफ -2 ऐसा, और इसका क्या करने वाले हैं, स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 0 -0 करके क्या फायदा, छोड़ दीजिए, इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड निकालना है, काम खत्म। देख लीजिए क्या हो जाएगा, 4 यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस, ध्यान दीजिएगा, -4 यहां माइनस और माइनस प्लस, तो यहां से निकलेगा -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4, तो कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 40। इसका मतलब क्या होता है, 2√10। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ये जुबान से बन जाएगा, मतलब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल, द एंगल विच अ वेक्टर दिस मेक्स विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली आर। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये पूछ रहा है। समझ में आ रहा है,
तो आपने ये बना दिया एक्स एक्सिस, ये बना दिया वाई एक्सिस, ये बना दिया जेड एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? ये वेक्टर कहां पर है ना, एक्स दिख रहा है पॉजिटिव, वाई दिख रहा है पॉजिटिव, जेड भी दिख रहा है पॉजिटिव, मतलब यहां पर कोई स्पेस में है, एक्स भी पॉजिटिव की तरफ इधर लेंगे, वाई भी पॉजिटिव की तरफ लेंगे, जेड बाहर की तरफ है, तो यहां पे कोई पॉइंट है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब पूरा डिटेल में थ्योरी तो नहीं पढ़ाने वाले, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो मान के चलिए कि एक्स के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए, समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो यहां से निकाल लीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड इसका? ये जो वेक्टर है, मान लेते हैं ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? पहले लिख देते हैं वेक्टर को, आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अरे 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और √2 का स्क्वायर मतलब 2, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? √4, दैट इज इक्वल टू 2। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है। क्लियर है कि नहीं? और यहां पे एंगल कितना बना रहा है, तो क्या निकालेंगे? कॉस थीटा। यहां अल्फा लिखे हैं तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो जरा, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? b/h। क्या होता है? b/h। तो ध्यान से देखिए, अगर यहां पे एक ट्राइंगल बना दे तो b कौन वाला होगा? ये वाला होगा। और ये वाला कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर ये बच्चा a है तो ये क्या होता है? a cos अल्फा। यस और नो? होता है कि नहीं होता है? समझ में आ रहा है? या एक्स एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट कितना है ये बता दो, या कह सकते हो क्या है ये? मान लेते हैं ये क्या है? ए एक्स है। वाई की तरफ इसका कंपोनेंट क्या होगा? ए वाई होगा। जेड की तरफ इसका कंपोनेंट क्या होगा? ए जेड होगा। बोले क्लियर है कि नहीं? तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए एक्स अपॉन एच होता है ना, b/h। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए का मैग्नीट्यूड आपने निकाला है यहाँ पे। अरे फॉर्मूला लिखते थे इस तरह से, याद करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे लिखते थे, याद करो, याद करा दे रहे हैं। अगर अल्फा निकालना, कॉस अल्फा निकालना तो एक्स लिखेंगे, कॉस बीटा निकालना है, बीटा मतलब वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए वाई होना चाहिए। एक लिख दिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स कितना है? ए एक्स कितना है? तो ए एक्स कैसे दिखेगा? आई के पहले जो है वो ए एक्स है, आई के पहले क्या है? 1 है, नीचे लिख दे रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड, अरे तू यहां निकाल के वही तो रखा है, कितना है? 2 है। तो यहाँ क्या जा रहा है? कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। तो अल्फा कितना हो जाएगा रे? 60 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ये बात आप समझ गए हो तो नेक्स्ट जब आप कॉस बीटा निकालोगे, बीटा का मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है, ये वेक्टर ए वेक्टर, ये y के साथ कितना एंगल बनाया? बीटा एंगल बनाया है। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉस अल्फा की जगह बीटा लिखोगे। बीटा अगर लिखोगे तो यहाँ पे ax तो नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे? ay लिखोगे। जब ay लिखोगे तो j के पहले क्या है वो लिखोगे। j के पहले क्या है? अनफॉर्चुनेटली 1 ही है, तो 1 बाई, लास्ट में इसका मैग्नीट्यूड तुम निकाल के रखे हो 2 ही होगा, और लास्ट में ये जो अल्फा की जगह है ये क्या हो जाएगा? बीटा, और ये बीटा भी कितना आएगा? 60 डिग्री। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? नाउ जेड एक्सिस के साथ मान लेते हैं क्या एंगल बना रहा है? तो मान लेते हैं गामा एंगल बना रहा है। अगर गामा एंगल बना रहा है तो यहाँ क्या लिखना होगा? ए जेड, और ए जेड का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे के पहले क्या दिख रहा है? √2, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। इस √2 के साथ 2 को काटेंगे तो √2 आएगा, और 1/√2 अगर होता है, 1/√2 अगर होता है कॉस गामा का वैल्यू, तो गामा कितना होगा बच्चा? 1/√2 कब होता है? जब 45 डिग्री होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा ये वेक्टर। बोले क्लियर है कि नहीं? ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा कि कॉस अल्फा बराबर क्या होता है? ए एक्स डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कॉस बीटा इक्वल टू क्या होता है? ए वाई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और कॉस गामा इक्वल टू ए जेड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ चीज है हमारा थ्योरी में, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है द एक्सप्रेशन दिस इज अ यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, मैग्नीट्यूड √2, स्केलर। भाई स्केलर तो हो नहीं सकता, क्योंकि आई कैप जे कैप दिख रहा मतलब डायरेक्शन दिख रहा है, डायरेक्शन जिसका होता है उसको स्केलर थोड़ी कहेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब बाकी तो हमको चेक करना होगा। तो एक काम करते, ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो क्या आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने जाओगे तो क्या आएगा बाबू? 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर
का अंडर रूट, अब ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 का अंडर रूट, 1/2 कितना आता है 1 अंडर रूट, इससे क्या निकलेगा 1। 1 कौन होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, यूनिट वेक्टर। बोलिए क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? गिवन वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, एक वेक्टर है। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस इज। देखो बच्चा, अभी थोड़ा देर पहले एक सवाल बनाया हम लोग जिसमें एक वेक्टर था और उसका एंगल हम एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ निकाला। ये तब हम करते हैं जब हमारे पास ऐसे वेक्टर होता है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हो, एक्स वाई और जेड। तब हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन आपके पास अगर ऐसा कोई वेक्टर हो जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट हो, मतलब एक्स और वाई हो, तो आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालने की जरूरत नहीं। आपके पास तो एक ही प्लेन है। कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो इसी से तो काम बन जाने वाला है, क्योंकि आपके पास जो वेक्टर है 2i कैप और 3j कैप है। इसका मतलब x के तरफ 2 जाना है, y के तरफ 3 जाना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है जो ये वेक्टर को शो कर रहा है। ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। क्लियर है कि नहीं? बोल रहा है ये जो ए वेक्टर ये y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? किसके साथ? y एक्सिस। समझ में आ रहा? तो लेट दिस बी थीटा। ओके, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं क्या है ये एंगल? थीटा। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो चला बताओ फटाक से, ये x कितना है? तो आपको पता चल गया कितना है? मैग्नीट्यूड x की तरफ 2 है। अच्छा, y की तरफ मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? तो बताओ जरा, ये थीटा निकालना है, क्या करें हम? अगर ये 2 है बच्चा तो ये भी 2 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां से यहां तक भी क्या है? 2 है। तो क्या निकालोगे यहां से? tan थीटा निकालो। क्या निकालोगे? tan थीटा। क्यों निकालोगे? क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? p/b। अगर h होता ना, अगर sin थीटा और cos थीटा यूज करते तो क्या होता? p/h, और cos थीटा यूज करते तो b/h। लेकिन h आपको पता ही नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो पता है उसका यूज करेंगे। तो p और b पता है हमें, तो tan थीटा का यूज कर रहे हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? p दैट इज 2/b दैट इज 3। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा ना? tan इनवर्स 2/3। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ध्यान रखिएगा, इस सवाल में यहाँ y एक्सिस के साथ एंगल पूछा है। अगर x एक्सिस के साथ एंगल पूछता तो क्या होता? इस एंगल को निकालते। समझ में आ रहा है? उस समय क्या होता है? 3/2 होता, p/b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ y एक्सिस के साथ पूछा है, इसीलिए यहाँ पे ये tan इनवर्स 2/3 आंसर सही हो जाएगा। कई बच्चे यहाँ पे 3/2 मार्क आएगा, और 3/2 आंसर होगा अगर इसे y की जगह क्या लिखा रहे? सिर्फ x एक्सिस लिखा रहे, तो आंसर यही वाला होने वाला। बोले क्लियर है? बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, tan इनवर्स 2/3। बोले क्लियर है? सवाल बनाना जरूरी नहीं है, सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या सीख के जा रहे हैं। इस सवाल से के टाइप का कोई सवाल अगर आए तो छूटना नहीं चाहिए। यही सवाल आएगा ऐसा थोड़ी है। सीखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर इज। दिस वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप। तो यूनिट वेक्टर अगर हमें कभी भी निकालना होता है तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है ना? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। पता है कि नहीं है? तो ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है ना सर? आई कैप प्लस जे कैप। इस वेक्टर का हमको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है ना? यूनिट वेक्टर ऑफ, इधर ही लिख देते हैं, चलो, यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू क्या होगा रे? सेम वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सेम वेक्टर क्या है? वही वेक्टर को लिख दो, आई कैप प्लस जे कैप, और नीचे क्या लिखना होता है? उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। वेक्टर का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड, मतलब मोड साइन लगा दिए हम, तो यहां से आ जा रहा है आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मोड क्या हो जाएगा? आई के पहले क्या है? 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे के पहले क्या है? 1 तो 1 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो क्या निकल के आ रहा है? आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई √2। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जिस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना, उसी वेक्टर को ऊपर लिखिए, डिवाइड कर दीजिए, उसके मैग्नीट्यूड के साथ काम बन जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, एक वेक्टर है, इट्स लेंथ इन XY प्लेन इज। तो एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है।
कितना है ना, 3i कैप है प्लस j कैप है प्लस 2k कैप है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इसका लेंथ पूछा गया, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, पता है कि नहीं। और जो एरो साइन है वो क्या शो करता है कि डायरेक्शन क्या है। आपको जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे वेक्टर का उसी वक्त बताए थे कि लेंथ ऑफ अ वेक्टर क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ही निकालने के लिए बोल रहा है, बट यहां रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है आपको, कहां पर ना एक्स वाई प्लेन में। तो सिर्फ आपको एक्स और वाई पे ध्यान देना है, ना कि जेड पे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर बोलता यहां पे इन स्पेस बताइए, एक्स वाई जेड स्पेस में बताइए, तब हम तीनों को कंसीडर करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। लेकिन यहां पे लेंथ पूछा गया सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे, तो सिर्फ एक्स और वाई पे ध्यान होना चाहिए आपको, जो कि ये है आई और जे पे। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है भाई। लेंथ का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, बट किसमें, एक्स वाई प्लेन में ओनली। तो क्या करेंगे, यहां पे 3 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे, उसको छोड़ देंगे, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो क्या हो जाएगा यहां से 9 + 1 दैट इज इक्वल टू √10। √10 कहीं है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, इफ अ वेक्टर p वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली विद x y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ 0 1 2 3। तो आपको हमने ये बात पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और एक वेक्टर है पी वेक्टर, यहां से स्टार्ट हो रहा, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जो कि इंड हो रहा है स्पेस में किसी एक पॉइंट पर, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका रिफ्लेक्शन हम यहां पर ले रहे हैं। ये है आपका क्या, जो सवाल में दिया है, दैट इज पी वेक्टर। बोलिए क्लियर है कि नहीं। इसका ड्राइंग वगैरह बड़ा बढ़िया से बना करके आपको जो है समझाया गया था, बट ठीक है यहां समझाते हैं। ये मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, और गामा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ। तो एक रिलेशन हमने प्रूफ करके आपको दिया था, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ किया हुआ है मेरा, ऐसा नहीं कि रट्टा मारने के लिए बोले थे, आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं। बट आपको क्या निकालना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री आना चाहिए। क्या कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चा। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, जो कि हम यहां करने जा रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है तो अल्फा, प्लस इसी तरह से यहां पे 1 माइनस, बोलिए, साइन स्क्वायर बीटा, फिर यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बोलिए क्लियर है कि नहीं। अरे सेम चीज को हमने लिखा है यहां पे, नजरें बदली तो नजारा बदला। ये रिलेशन आपने याद किया है, आपको ये पूछ दिया गया है तो आप चुपचाप बैठे हुए। प्रॉब्लम इस बात से है, 1 2 और 3, यहां पे 3 लिख दिया हमने। क्लियर है कि नहीं। इस 1 को हमने इधर लाया -1, और बाकी इन सभी चीजों को उधर लेके गया, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा जो है पॉजिटिव हो चुका है, साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, फिर साइन स्क्वायर गामा। क्या आपको दिख रहा है यहां पे क्या आ चुका है, ये 2। क्लियर है कि नहीं। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आ गया है। तो आज हम कुछ फंडामेंटल ऑफ वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है, जो कि आपको पीडीएफ मिला हुआ है, बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जो भी 2 टाइप के हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों के सवाल आप अच्छा से बना लीजिएगा। ठीक है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है। इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।